आधी आबादी आधा हक। और जब मैं ये लाइन कह रही हूँ तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ देश के उस वर्ग की ओर जो आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, जो आज भी अपने अधिकारों से वंचित है, जिनके सामने आज भी कई चुनौतियां हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो वक्त जा चुका है जब हम महिलाओं को होम मेकर के तौर पे देखें, बल्कि अब महिलाएं नेशन बिल्डर हैं। बीजेपी महिला मोर्चा इसी कड़ी में अपना काम कर रही है और बीजेपी महिला मोर्चा ये सुनिश्चित कर रही है कि देश की हर महिला न केवल अपने विकास में बल्कि देश के विकास में योगदान दे। नमस्कार, मैं दीपशिखा पांडे और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने साबित किया है कि अगर महिलाओं को मौका मिले तो न केवल वो खुद की आवाज़ बनती हैं बल्कि वो हर उस महिला की आवाज़ बनती हैं जिसकी उसे ज़रूरत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से योगिता सिंह जी से, जो अपने साथ लाखों महिलाओं की आवाज़ बनी है, जिन्होंने साबित किया है कि वो न केवल महिलाओं की समस्याओं से जुड़ी हैं बल्कि उनकी परिस्थितियों से जुड़ी हैं, उनके समाधान से जुड़ी हैं और उनके रोज़मर्रा के विकास से जुड़ी हैं। नमस्कार योगिता जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं योगिता सिंह, दिल्ली बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष। मूलतः मैं पंजाब की बेटी हूँ, पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरी शादी यूपी में हुई और मैं एक राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी खूबसूरती है कि यहाँ महिलाएं पारिवारिक राजनीति करते हुए नहीं आती। मैं संगठन की राजनीति करते हुए यहाँ तक आई और शादी के बाद सोशल वर्क करने का शुरू से ही मुझे शौक़ रहा और सोशल वर्क करते करते मैं भाजपा से जुड़ी और 3 बार ज़िले की मेन टीम की मंत्री रही। फिर उसके बाद राष्ट्रीय महिला मोर्चा की कार्यालय मंत्री बनी, पंजाब महिला मोर्चा की प्रभारी बनी, उसके बाद राष्ट्रीय मंत्री बनी। मणिपुर और नागालैंड दोनों स्टेट्स की महिला मोर्चा की प्रभारी बनने के बाद मेन टीम की दिल्ली बीजेपी की उपाध्यक्ष बनी और आज मैं दिल्ली महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ। तो मैम, आपका पंजाब महिला मोर्चा प्रभारी से लेकर दिल्ली महिला मोर्चा के अध्यक्ष बनने तक का सफ़र कैसा रहा, मैं जानना चाहूँगी। देखिए, जब मैं राष्ट्रीय महिला मोर्चा में गई उससे पहले मैंने मेन टीम में काम किया था और ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि पार्टी के अंदर संगठन में राजनाथ जी ने 33% का जो रिजर्वेशन दिया, उस रिजर्वेशन का फ़ायदा मुझे भी हुआ। मैं पार्टी में काम करती थी और इसी कारण जब रिजर्वेशन की बात आई 33% महिलाओं की, तो मुझे भी राष्ट्रीय स्तर पे काम करने का मौका मिला। और 2013 में जब मैं राष्ट्रीय महिला मोर्चा की कार्यालय मंत्री और पंजाब की प्रभारी बनी, पंजाब मेरा अपना स्टेट है, मुझे बहुत शुरू में अगर आप कहो तो ऐसे लगता था कि जैसे किसी ने मुझे समुद्र में डाल दिया, क्योंकि मैं ज़िले की पदाधिकारी से जब राष्ट्रीय पदाधिकारी बनी तो सफ़र थोड़ा सा मुश्किल था, पर सभी ने इतना सहयोग किया और सभी ने इतना सिखाया। मैं इस मौके पर अपनी राष्ट्रीय प्रभारी मृदुला सिन्हा जी जो नहीं रही और हमारी आज राष्ट्रीय महामंत्री रही और राष्ट्रीय अध्यक्षा रही महिला मोर्चा की, जो अभी राज्यसभा से सांसद हैं, मेरी राजनीतिक गुरु, मैं उनको याद करना नहीं भूलूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ तक के सफ़र में सबसे ज़्यादा उन्होंने सिखाया और मदद की। और उसी कड़ी में आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा वानती अक्का जी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। जब आपने कहा कि आप पंजाब की बेटी हैं और जब आप बात करना शुरू की तो मुझे लगा कि पंजाब की बेटी नहीं, पंजाब की शेरनी मुझसे बात कर रही है। और उस कड़ी में जब आपने अपने गुरु को याद किया और जिस तरह से आप भावुक हो गई, ये दिखाता है कि आप कैसे ग्राउंड से जुड़ी हैं और आज भी आप कैसे अपने आदर्शों से जुड़ी हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, आप इस अवसर पर महिलाओं की स्थिति को कैसे देखती हैं? देखिए, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये इस बात से भी हमको समझ में आएगा कि आज देश की पार्लियामेंट में 11 कैबिनेट मंत्री महिलाएं हैं। आज राज्यसभा में महिलाओं का नेतृत्व देखिए कितना ज़्यादा है। पंचायत से लेके राज्यसभा, अपर सदन तक हर जगह महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है। आसमान से लेके ज़मीन तक महिलाएं हर जगह हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। और 2014 में जब
देश की कमान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने संभाली, तो उन्होंने लाल किले के प्राचीर से कहा कि हमारी सरकार महिलाओं को, शोषित वर्ग और गरीबों को समर्पित सरकार है। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहा। उन्होंने जब टॉयलेट की बात करी, शौचालय की स्वच्छता की बात करी, तो जो इज्जत घर महिलाओं को दिया वो सबसे बड़ा विमेन एम्पावरमेंट के लिए उठाया हुआ कदम था। शुरू में लोगों को लगा कि इतने टॉयलेट्स की क्या ज़रूरत है या इससे देश में क्या होगा, पर यकीन करिए कि आज महिलाओं पे उत्पीड़न भी कम होने का जो सबसे बड़ा कारण रहता था वो इज्जत घर रहते थे। प्रधानमंत्री जी ने उन्हें इज्जत घर दिए और स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया में जितना भी लोन दिया उसके अंदर ये निश्चित किया कि महिलाओं को ज़्यादा लोन मिल सके और देश की कोई भी बहन बेटी चूल्हे पे खाना ना बनाए, उसके लिए उन्होंने उज्ज्वला दी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत करी और उसमें सुकन्या योजना को लेके आए ताकि देश की बेटी जब पैदा होने से पढ़ने तक की उसकी चिंता सरकार करे। और अनेकों योजनाएं महिलाओं को समर्पित करी। भारतीय जनता पार्टी की हर योजना महिलाओं को समर्पित है। बिल्कुल। दिल्ली में एक बहुत बड़ा वर्ग है महिलाओं का जो वर्किंग क्लास है, और जब भी बात आती है उनकी सेफ्टी की, तो आज भी सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप इसको कैसे देखती हैं? आपके पास इसको लेके क्या योजनाएं हैं? देखिए, जब मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमको, अगर हम देश को बदलना चाहते हैं तो हमें समाज को बदलना होगा, और समाज को बदलने के लिए हमें अपने परिवार को बदलना होगा। हमें सबसे पहले, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि हम अपनी बेटी को तो पूछते हैं कि तुम रात को इतने बजे क्यों आई, हमें अपने बेटों को भी ये पूछना चाहिए कि वो रात तक कहाँ थे। और दूसरी बात, मैंने अध्यक्ष बनने के बाद 70 की 70 विधानसभा में महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कराई और समय समय पर हम उन्हें जागरूक करते रहते हैं कि ताकि वो अपनी लड़ाई कैसे लड़ सकें। बिल्कुल, हक की बात करना तो आसान है और किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी होती हैं उसकी योजनाएं, पर मुझे लगता है कि योजनाओं को सफल आप और आपके जैसी महिलाएं बनाती हैं। मैं जानना चाहूँगी किस तरह की समस्याएं आती हैं जब आप ग्राउंड पे जाती हैं, लोगों से मिलती हैं? देखिए, देश के अंदर जब सरकार कोई भी योजना बनाती है तो उस योजना का लाभ नीचे वाले लोगों को कैसे मिले। जो लोग लाभ लेने वाले होते हैं वो मूलतः पढ़े लिखे नहीं होते, उनको इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि उनको वहाँ तक कैसे पहुँचना है। भारतीय जनता पार्टी की एक खूबसूरती देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर नीचे बूथ तक है, और जब भी कोई योजना प्रधानमंत्री जी लेकर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन उस योजना को नीचे तक पहुंचाता है। हम लोगों को उस योजना का लाभ कैसे लेना है और उसको भरना कैसे है, उसमें हम उनकी पूरी मदद करते हैं। बिल्कुल। दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते आप दिल्ली के महिलाओं की स्थिति को किस प्रकार देखती हैं और आप किस प्रकार से बदलाव को लेकर काम कर रही हैं, मैं थोड़ा जानना चाहूँगी। देखिए, दुर्भाग्य से हम दिल्ली सरकार में नहीं हैं, पर केजरीवाल जी ने एक भी महिला को मंत्री नहीं बनाया, उनको कोई जगह ही नहीं दी। इससे समझ में आता है कि दिल्ली की बहनों की दशा क्या है। आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो ज़रूर आपको वो नेतृत्व भी दिखेगा। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर, हमारी तो पार्टी संगठन के अंदर 33% का रिजर्वेशन है। जब एमसीडी में हमारी सरकार थी तो 50% का महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन था, उसमें 51% महिलाएं चुनाव लड़ी और उनका रिप्रेजेंटेशन रहा। और जर्नल्स उस पर भी मेयर महिला कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रही, और समय समय पर हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको नेतृत्व करने के लिए संगठन हमेशा उनकी मदद करता है। तो जैसा कि आपने बताया कि एमसीडी के चुनाव अब आने वाले हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि दिल्ली की महिलाओं के लिए आपका क्या प्लान है? देखिए, हम आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा, हम तो निरंतर काम करते रहते हैं महिलाओं के बीच में, चाहे वो क्लस्टर की बहनें हों,
या मिडिल क्लास की हों या अपर क्लास की बहनें हों, उनको हम ये बताते हैं कि 2014 के बाद जो उन्होंने बदलाव देखा और उस बदलाव को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास जिसकी बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, उसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को बताते हैं। और महिलाओं को ये भी बताते हैं कि उनकी दशा 2014 में सरकार आने के बाद कैसे सुधरी है। आज चाहे PSUs हो, चाहे सरकार हो, चाहे किसी योजना के बेनिफिशियरी की बात हो, हर जगह आपको महिलाओं का रोल ज़्यादा दिखाई देगा। अगर प्रधानमंत्री जी घर देने की बात भी करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर आप रजिस्ट्री महिला के नाम पे कराएंगे तो उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। आप महिला को घर, टॉयलेट, उज्ज्वला, स्टार्टअप, स्टैंडर्ड इंडिया में लोन सबसे ज़्यादा महिलाओं को देने की सरकार ने कोशिश करी और दी भी है। और पूरे देश में और दिल्ली में भी बहुत सारी बहनें खादी के साथ कोर्स करके अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हैं। मैं जब महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी तो उसके बाद मैंने बहुत सारी बहनों को, क्योंकि हमारे यहाँ राजघाट पर खादी ग्राम उद्योग के 40 अलग अलग कोर्सेज़ होते हैं, मैंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए वहाँ से कोर्सेज़ करा के आज वो बहनें सक्षम भी हो गई हैं। उसके साथ साथ हम जेम पोर्टल पर भी काम कर रहे हैं और दिल्ली की बहुत सारी बहनों को हमने, हज़ारों बहनों को जेम पोर्टल पे रजिस्टर कराया है और ये काम अभी भी चल रहा है, ताकि महिला जब तक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगी तब तक सही में विमेन एम्पावरमेंट नहीं हो सकता। और मैं अलग अलग NGOs के साथ अपने माध्यम से हम महिलाओं को एम्पावर करने का काम भी करते हैं। बिल्कुल। बात अगर महिला सशक्तिकरण की हो और जिस तरह से बता रही है, मुझे खुद में लग रहा है कि मुझे आपके साथ जुड़ना चाहिए और कई चीज़ पे काम की जा सकती है। मैं चाहती हूँ कि जो भी महिलाएं आज आपको सुन रही हैं और वो इच्छुक हैं आपके साथ जुड़ने के लिए, आपके साथ देश के विकास में भागीदारी देने के लिए, आप बता सकती हैं हर उस औरत को जो आपको सुन रही हैं कि वो आपसे कैसे जुड़ पाए। देखिए, मेरे से जुड़ने के लिए मेरा पेज, ट्विटर हैंडल योगिता सिंह BJP से आप जुड़िए और उसके माध्यम से आपको मेरा नंबर, मेरा कार्यालय 14 पंथ मार्ग पे BJP का कार्यालय है, मैं वहाँ पर भी बैठती हूँ। आप आइए, आपका स्वागत है और हम आपको अपने साथ जोड़ेंगे। बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि योग्यता जी, जो हर वो महिला आज हमें सुन रही है, उनको अपनी तरफ से एक संदेश दें और उनको बिल्कुल एम्पावर करें कि लगे कि एक योग्यता जी नहीं, दिल्ली की लाखों योग्यताएं बोल रही हैं और देश की योग्यता बोल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सही में महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को ये बोलना चाहती हूँ कि आप ऑलरेडी बहुत आगे हैं, क्योंकि देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली की महिलाएं ज़्यादा अवेयर हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। पर हम जितना अपने आप को और आगे बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे का साथ दीजिए, क्योंकि साथ चलने से मजबूती आती है और जब हम साथ होते हैं तो कोई रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। आओ हम सब मिलकर इस देश की सूरत और सीरत दोनों को बदलें। बहुत बहुत शुक्रिया।